वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए मॉडल सेट नंबर 6 लगाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। जो लोग बिहार दरोगा मेंस और सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को भी सेट जरूर लगाना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तथा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। यह तीनों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जबकि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई थी? तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई लिपियां थी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक तथा ग्रीक। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी है? तो दोस्तों वह पहल का नाम है जिज्ञासा, विज्ञान ज्योति, गति तथा साथी। यह चारों कार्यक्रम का संबंध मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी है। ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? तो दोस्तों ब्लड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल के परंपरा के परिचायक लक्षण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सूफी संत का संबंध दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार से था? तो दोस्तों वह सूफी संत था शेख हुसैनी गेसुदराज और शेख बुरहान। शेख हुसैनी गेसुदराज तथा शेख बुरहान का संबंध दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार से था। ऑप्शन ई हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। तो दोस्तों खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है नवपाषाण काल से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है जैन धर्म का तथा बौद्ध धर्म का। ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रभासगिरी जैन धर्म एवं हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह कौशाम्बी जिले उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। दास बोध नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों दास बोध नामक पुस्तक लिखी थी रामदास ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे रामवृक्ष बेनीपुरी तथा रामानंद मिश्र। ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? तो दोस्तों वह ग्रंथ है बाणभट्ट की कादम्बरी, जो कि ऐतिहासिक महत्व का नहीं है, जबकि कालिदास का मालविकाग्निमित्रम तथा विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस तथा कल्हन की राजतरंगिणी, यह तीनों ऐतिहासिक महत्व के ग्रंथ हैं। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राय समाचारों में देखा जाने वाला शब्द सर्फिंग किससे संबंधित नहीं है? तो दोस्तों सर्फिंग संबंधित नहीं है वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद से, दिवालियापन से तथा एनपीए की वसूली से। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। सर्फिंग दोस्तों संबंधित है धन शोधक तकनीक से। अगला प्रश्न देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी है जेम्स मिल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? तो दोस्तों कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है याज्ञवल्क्य के स्मृति में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, कपित राज्य सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों कपित राज्य सम्मेलन का संबंध है बारदोली आंदोलन से, जो कि 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो दोस्तों केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की थी। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसे की स्थापना के बाद बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन ने 1792 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? तो दोस्तों भारत में स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति दी थी डलहौजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से, जामा मस्जिद हुसैन शाह सरकी ने बनवाया था। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से, मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी ने बनाया था। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से, झंझेड़ी मस्जिद इब्राहिम लोदी ने बनाया था। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों, डी का मिलान होगा दोस्तों 5 से, हजार सेतुन महल दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और ई का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा सही। फिर से एक बार बोल देते हैं दोस्तों जो सुमेलित है। जामा मस्जिद हुसैन शाह सरकी ने बनाया था। मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी ने बनाया था। झंझेड़ी मस्जिद इब्राहिम सरकी ने बनाया था। हजार सेतुन महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो दोस्तों सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको बता देते हैं। जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन ए खम्मम, जो कि केरल में स्थित नहीं है, खम्मम शहर जो कि तेलंगाना में स्थित है। और ऑप्शन सी भी सुमेलित नहीं है दोस्तों, कासरगोड कर्नाटक जो कि सुमेलित नहीं है, कासरगोड शहर केरल में स्थित है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। सीहोर शहर मध्य प्रदेश में स्थित है, पराक्रमसम शहर आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले होगा लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, फिर हुआ था चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, फिर हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 में, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे ओवेन मेरी डिथ के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ओवेन मेरी डिथ के नाम से जाना जाता है लॉर्ड लिटन को। अगला प्रश्न देखते हैं, ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है कर्नल स्लीमैन को। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई थी। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से घटना अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले हुआ था प्लासी युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, फिर बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सत्यशोधक मंडल की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक लिखी थी और उसका नाम था गुलामगिरी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों सन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी। 1906 ईस्वी में कोलकाता में संपन्न हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा 3 से नामदेव का महाराष्ट्र है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से चैतन्य का पश्चिम बंगाल से। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से सूरदास उत्तर प्रदेश से। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से गुरु नानक का पंजाब से। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? तो दोस्तों बम्बई में नौसैनिक विद्रोह घटित हुआ था फरवरी सन 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम में सजाइए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले हुआ था मालवा अभियान जो कि 1561 में हुआ था। और फिर हुआ था गुजरात अभियान जो कि 1572-73 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद हुआ था दोस्तों हल्दी घाटी अभियान जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद हुआ था कश्मीर अभियान जो कि 1586 ईस्वी में हुआ था। और फिर इसके बाद हुआ था सिंध अभियान जो कि 1595 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद हुआ था दोस्तों असीरगढ़ अभियान जो कि 1601 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं दोस्तों इस्पात उत्पादक और एक तरफ दिए गए हैं दोस्तों लौह अयस्क का स्रोत। चलिए मिलान करते हैं। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से भद्रावती केमानगुंडी इसका स्रोत है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से भिलाई का राजहाड़ा क्षेत्र से। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से जमशेदपुर गुरु महिपाना स्रोत से। और कुल्टी आसनसोल का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से यानी कि गुआ से। भद्रावती जो कि लौह अयस्क इसका क्षेत्र पड़ता है केमानगुंडी कर्नाटक में। भिलाई का राजहाड़ा में पड़ता है। जमशेदपुर गुरु मसीहानी क्षेत्र में पड़ता है। और कुल्टी आसनसोल का क्षेत्र गोवा में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है दोस्तों फसल का नाम और एक तरफ दिया गया है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से नारियल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है पापुआ न्यू गिनी। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से केला का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है इक्वाडोर। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से मूंगफली का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है सेनेगल। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है केन्या। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो दोस्तों भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में भ्रष्ण घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में भ्रष्ण घाटी से बहने वाली नदी है नर्मदा नदी।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन अजैविक घटक नहीं है? तो दोस्तों शैवाल एक अजैविक घटक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी था? तो दोस्तों वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय प्रभाव के लिए जो बल उत्तरदायी था वह था ज्वारीय बल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित होती थी। तो दोस्तों नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित होती थी कटक शिखरों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दोस्तों जो युग्म सही सुमेलित है वह है ऑप्शन डी। मर्तबान की खाड़ी दोस्तों म्यांमार में स्थित है, जबकि कारपेंट्रिया की खाड़ी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पोहाई की खाड़ी दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। टोंकिंग की खाड़ी दोस्तों वियतनाम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुशमैन का निवास क्षेत्र निम्न में से किस मरुभूमि में स्थित है? तो दोस्तों बुशमैन का निवास क्षेत्र कालाहारी मरुभूमि में स्थित है। बुशमैन को सान के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है आंतरिक करोड़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, भूतापीय शक्ति मुख्यतः। तो दोस्तों भूतापीय शक्ति मुख्यतः नवकरणीय है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिंस्क 2 शांति प्रक्रिया 2015 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच विवाद से संबंधित है? तो दोस्तों मिंस्क 2 शांति प्रक्रिया रूस तथा यूक्रेन के बीच विवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों वह अधिनियम था संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1956 में हुआ था, जिसके जरिए केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो दोस्तों जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है वह है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त जो कि दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है, जबकि मेरियाना, टोंगा, अल्यूशियन यह सभी प्रशांत महासागर में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन भौमिकीय काल शिलाओं के अभिनव जमाओं से विशेषित हैं? तो दोस्तों वह है होलीसीन। पृथ्वी के ऐतिहासिक कालों में होलीसीन अति अभिनव है। इस काल में ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा आग्नेय तथा बहिर्वर्तीय शक्तियों द्वारा जलोढ़ हिमनद या लोएस मृदा का जमाव किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है।
तो दोस्तों येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं, धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। तो दोस्तों यह अवस्थित है लघु हिमालय में। धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियां क्रमशः हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर प्रांत में फैली है। यह श्रेणियां लघु हिमालय की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एकेश्वरवादी संत हैं। तो दोस्तों एकेश्वरवादी संत हैं कबीर, गुरु नानक तथा रैदास। ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। जबकि तुलसीदास जो कि एकेश्वरवादी नहीं है, यद्यपि उन्होंने सगुण शक्ति के माध्यम से राम की उपासना पर सर्वाधिक बल दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है। तो दोस्तों भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था कैलिडोनियन युग में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था से कोटा निम्न में से कौन सी संख्या होती है। तो दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था से कोटा होती है जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रतिपादन एम.एन. राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे एवं जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है। तो दोस्तों दबाव समूह माना जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत सेवक संघ ये दोनों सामाजिक संगठन हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का एक आनुषंगिक संगठन है। अगला प्रश्न देखते हैं, संवैधानिक शासन का अर्थ है। तो दोस्तों संवैधानिक शासन का अर्थ है राजा के शासन पर आधारित शासन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली की अविच्छेद्य तत्व है। तो दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छेद्य तत्व है कार्यपालिका विधायिका का विलयन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है, यह कथन दोस्तों है रेमजे मियोर का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
केंद्र में अंतिम सरकार की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी कैबिनेट मिशन के आने के बाद। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था और माउंटबेटन योजना दोस्तों 3 जून 1947 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत का संविधान निर्माण सभा में नहीं था? तो दोस्तों वह दल था हिंदू महासभा, जिसका प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माण सभा में नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किया था फिरोज शाह मेहता ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों सशस्त्र विद्रोह शब्दों का प्रयोग किया गया है 44वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अवस्था का तात्कालिक संकेत नहीं है? तो दोस्तों औद्योगिक अवस्था का तात्कालिक संकेत नहीं है लाभ में कमी। औद्योगिक अवस्था का तात्कालिक संकेत लाभ में कमी नहीं है, जबकि श्रमिक अशांति, बाजार का संकुचन, बाजार मांग में कमी, श्रम समस्या, यातायात और ऊर्जा संबंधी समस्या आदि इस प्रकार की समस्या के अंग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो दोस्तों स्वर्ण बुलियन मान का संबंध है स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों विश्व बैंक का एक अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीज कुरियन किससे संबंध है? तो दोस्तों वर्गीज कुरियन संबंध है श्वेत क्रांति से। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो दोस्तों विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं,
मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो दोस्तों मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में वृद्धि होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो दोस्तों वैकल्पिक धन का उदाहरण है चेक। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो दोस्तों लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय है सिडबी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। सिडबी की स्थापना दोस्तों 1990 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1964 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? तो दोस्तों ताप गतिकी का प्रथम नियम संबंधित है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? तो दोस्तों प्लांक नियतांक की यूनिट है जूल सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो दोस्तों एक श्वेत तथा चिकनी सतह होती है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? तो दोस्तों दो धातुओं का सोल्डरन आसंजन के गुण पर निर्भर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह सामान में पानी को विस्थापित कर देता है। तो दोस्तों जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो दोस्तों भाप से सबसे अधिक जलन पैदा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन से दो आधारभूत बल को न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं?
तो दोस्तों वह दो बल है गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। गुरुत्वीय और नाभिकीय बल को न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो दोस्तों परमाणु तत्व संख्या 29 संबंधित है डी ब्लॉक से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो दोस्तों कैस्पियन सागर से सीमा नहीं लगती है आर्मेनिया की तथा चीन की। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। कैस्पियन सागर की सीमा लगती है दोस्तों उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान से, दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान से और दक्षिण में ईरान तथा दक्षिण पश्चिम में अजरबैजान और उत्तर पश्चिम में रूस से। अगला प्रश्न देखते हैं। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो दोस्तों अमोनिया का एक गुण है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो दोस्तों पुरानी किताबों का कागज भूरा होता है सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। अगला प्रश्न देखते हैं। पीतल में क्या होता है? तो दोस्तों पीतल में होता है तांबा और जिंक। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो दोस्तों मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? तो दोस्तों खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के पार्श्व भाग में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह तो दोस्तों पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो दोस्तों वह पदार्थ है प्रोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो दोस्तों लाल चने से डाइजेस्टेस एंजाइम मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एंजाइम होते हैं तो दोस्तों एंजाइम होते हैं प्रोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो दोस्तों लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्न एक समृद्ध स्रोत है तो दोस्तों अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन एंजाइम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों विटामिन ए का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना जिले की सीमा किसके साथ साझा नहीं होती है? तो दोस्तों पटना जिले की सीमा साझा नहीं होती है शेखपुरा तथा मुंगेर से। ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। पटना जिला वैशाली, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है दोस्तों, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के मध्य की दूरी को आवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। दो उत्तरोत्तर अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के मध्य की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला कथन है, एस किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, रडार में रेडियो तरंग की सहायता से स्थिर तथा गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है दोस्तों, अवरक्त तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के लौंगी भुइयां जिसे दूसरा माउंटेन मैन भी कहा जाता है किस जिले से हैं? तो दोस्तों यह संबंधित है गया जिले से। बिहार के गया जिले में लौंगी भुइयां नाम के एक किसान ने 30 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद 3 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया। लौंगी भुइयां को दूसरा माउंटेन मैन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो दोस्तों बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंगराज्य जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो दोस्तों मौखरी शासक ने दामोदर गुप्त को परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का हिस्सा है? तो दोस्तों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का हिस्सा है वह है असम राइफल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तथा सशस्त्र सीमा बल। ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पल्लव नरेश नंदीवर्मन द्वितीय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो दोस्तों पल्लव नरेश नंदीवर्धन द्वितीय के विषय में जो कथन सही है वह है ऑप्शन ए, बी, सी। यह तीनों कथन सही दिया गया है। देख लेते हैं। नंदीवर्धन तृतीय के काल में कला व साहित्य में उन्नति हुई। कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। बैंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था। यह तीनों कथन नंदीवर्धन द्वितीय के बारे में सही है। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो दोस्तों बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे पुर्तगाली। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली ने बंगाल में हुगली ने अपनी व्यापारी कोठी बनाई। यह लोग चीनी मिट्टी, बर्तन तथा मसाले अपने साथ लाते थे और सूती वस्त्र ले जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था नवाब मीर जाफर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो दोस्तों बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन हुआ था सन 1912 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो दोस्तों भारत के संविधान में पहला संशोधन बिहार राज्य के कारण हुआ। बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारों ने चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया और संविधान में एक नई 9वीं अनुसूची को जोड़कर इस अधिनियम को सूची बना दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों जो कथन गलत है वह है ऑप्शन डी। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, जो कि गलत कथन दिया गया है। बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं था। बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबोधित हैं। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में एक था। अगला प्रश्न देखते हैं। शंकरपुर नामक जगह पर टेलीकॉम या स्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है। वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मुंगेर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या है 3। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है, सारण, सिवान तथा गोपालगंज। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? तो दोस्तों यह मनाती है कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है?
तो दोस्तों गंगा के दक्षिणी मैदान में बागमती नदी प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बिहार में कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य स्थित है बेगूसराय जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में रोहतास क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य है बिहार। बिहार में भारत का लगभग 71% लीची का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयां कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयां स्थित है भागलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इंकान सभ्यता इक्वाडोर में स्थित है, तो दोस्तों यह बिल्कुल सही दिया गया है। एंजेक्ट सभ्यता मैक्सिको में स्थित है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। फारस सभ्यता ईरान में स्थित है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। और माया सभ्यता ब्राज़ील में स्थित नहीं है, माया सभ्यता दोस्तों मैक्सिको में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले होगा कैमूर, फिर जमुई, फिर बांका, फिर पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, राजगीर के गृतकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो दोस्तों राजगीर के गृतकूट पर्वत पर मगध के बिंबिसार शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो दोस्तों जल मंदिर का संबंध है जैन धर्म से। आगे 10 प्रश्न दोस्तों मैथ से दिए गए हैं, जिनको भी बनाना हो तो वो बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। 123 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 124 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 126 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 128 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 129 का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए 130 का आंसर होगा ऑप्शन बी 131 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को विश्व की सबसे कमजोर वाटर टावर में से एक के रूप में चयनित किया गया है? तो दोस्तों सिंधु नदी को विश्व की सबसे कमजोर वाटर टावर में से एक के रूप में चयनित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किसके साथ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप शुरू की है जिसका उद्देश्य परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और लोगों के बीच संपर्कों पर सहयोग को बढ़ावा देना है? तो दोस्तों वह देश है यूरोपीय संघ EU। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति ने किस विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर संबोधित किया? तो दोस्तों राष्ट्रपति ने बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर संबोधित किया। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो दोस्तों भारत देश नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना किसने लॉन्च किया था? तो दोस्तों नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना लॉन्च किया था निर्मला सीतारमण ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्था द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया जाता है? तो दोस्तों वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रह का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा मिशन लूसी को लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है लुखा नदी से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्थान द्वारा इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट जारी की जाती है?
तो दोस्तों इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट जारी की जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, यह कौन थे? तो दोस्तों यह थे पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक। अब्दुल कादिर खान थे दोस्तों पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव किया गया है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जेजीरो क्रेटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जेजीरो क्रेटर स्थित है मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास अजय वारियर को आयोजित करता है? तो दोस्तों भारत यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास अजय वारियर को आयोजित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में संसद की किस समिति ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो दोस्तों संसद की लोक लेखा समिति ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं 2021 में। लोक लेखा समिति को दोस्तों वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा एशियाई शक्ति सूचकांक जारी किया जाता है? तो दोस्तों एशियाई शक्ति सूचकांक जारी किया जाता है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। थैंक यू।